Hey people, this is your Vijay here and again we are back with this new series। और आपको सभी को पता है कि हम सभी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस वीडियोस को बना रहे थे और बहुत बच्चों को कमेंट आया था कि सर मैथ्स रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाइएगा क्लास 12th में, क्योंकि क्लास 12th के अंदर भी कहीं ना कहीं मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस आती हैं। तो हमने वीडियो का पहला पार्ट अपलोड किया हुआ था। अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है, जो वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी मैप हमारे बुक के अंदर हैं उन सभी के बारे में हमने बताया हुआ है एंड आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, आपको वो सीरीज़ ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो के अंदर हम मैप स्टडी की ही बात करेंगे, बट मैप जो बात करेंगे हम बात करेंगे इंडिया वाली बुक में। दोस्तों, इंडिया वाली बुक में अगर आप देखेंगे तो इंडिया वाली बुक के अंदर भी बहुत सारे मैप आते हैं, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको गारंटी इस चीज़ की दे रहा हूँ कि आप जो मैप मैं आपको करवा रहा हूँ, चाहे वो वर्ल्ड वाली बुक से हो चाहे वो इंडिया वाली बुक से हो, अगर आपने उन मैप की स्टडी कर ली ना तो मैं आपको गारंटेड दे रहा हूँ इससे बाहर मैप आता ही नहीं है। तो उस पर ज़रूर फोकस करिएगा, क्योंकि ये वीडियो 12th बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो 2020 में आने वाले हैं एग्ज़ाम, जो अभी नए सेशन में स्टार्ट होंगे। हालांकि अगर सीबीएसई बोर्ड इस बुक को नहीं बदलती है तो भी ये तो वीडियो बनी ही रहेगी और ये वीडियो में जो क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं वो क्वेश्चंस हमेशा रहेंगे। हाँ, अकॉर्डिंग टू न्यू कुछ चेंज होता है तो हम ज़रूर उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे और ये अभी भी 2020 में उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो को बनाया जा रहा है। दोस्तों, अपडेटेड चैप्टर की मैप स्टडी हम कर रहे हैं। इसके अंदर आपको रिवीजन नोट चाहिए अगर क्लास 12th के किसी भी चैप्टर के जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आ रहे हैं, तो आप किसी भी 12th क्लास के वीडियो पे जा सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट पे वो चीज़ आपको मिल जाएगी और वहाँ पे आप जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको आसानी से क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर आपको इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर या गाइड चाहिए तो उसका भी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर मैं आपको सेकंड पार्ट में बताने की कोशिश करूं तो हम इंडिया से रिलेटेड बुक पढ़ेंगे। हम आगे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो अपने बारे में कुछ स्पेशल बातें हैं, जैसे कि हम यूट्यूब चैनल पे काफ़ी टाइम से तो नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी रिसेंटली 3 साल से मैं एक्टिव हूँ इस चैनल पर। अदरवाइज़ मेरे को ऑफलाइन कोचिंग का 8 साल से एक्सपीरियंस है। आफ्टर 12th मैंने पढ़ाने का ही काम करा है, जी तोड़ मेहनत करी है। तो 8 साल के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट को पढ़ाने में काफ़ी माहिर हूँ, स्पेशली पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एंड जोग्राफी। तो यहाँ पे आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट देखेंगे जिसमें मेरी काफ़ी अच्छी कमांड है। मेरी अर्ली एजुकेशन MA हुई है, मैंने इग्नू यूनिवर्सिटी से करा है जो दिल्ली के अंदर है। साथ में हमारे एट प्रेजेंट टाइम यूट्यूब चैनल पे 8 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। अगर आपका साथ और सपोर्ट रहा तो हम 8 बिलियंस व्यूज़ भी इसे करके दिखाएंगे। ओके, और उससे अच्छी बात यह है कि हमारे एक ब्लॉग है जो हमारा epathshala.blog.com एक वेबसाइट है जहाँ पे आप आसानी से चीज़ों को ले सकते हैं, चाहे वो नोट्स हो चाहे वो कुछ नई चीज़ें हो, NCERT CBSE बेस्ड जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो सब हम इसके अंदर देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों के बिहाव पे आज मैं आपको कुछ एक छोटी सी स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगा, वो है अनअकैडमी के एसेंट की तरफ से। यहाँ पे एक तरीके का अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ बच्चों को अपने मार्क्स को और अच्छी तरीके से कैलकुलेट करने का एक तरीका, एक प्लेटफॉर्म मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट जो है एक तरीके का एक नई सीरीज़ इन्होंने स्टार्ट करी है K-12 करके, जहाँ पे ये पूरी तरीके से 6 to 12th स्टूडेंट के लिए ये ऑल इंडियन चैम्पियनशिप करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं, आप जितने भी बच्चे हैं, चाहे आप आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, आप किसी भी फील्ड से बैकग्राउंड करते हैं, अगर आपका NCERT बेस्ड है, CBSE बेस्ड अगर आपका है, तो 6 to 12th क्लास के लिए, क्योंकि भाई एग्ज़ाम आने वाले हैं, बच्चों को प्रिपेयर होना है अच्छी तरीके से, तो इसीलिए ये अनअकैडमी एसेंट करके इन्होंने एक मुहिम चलाई है, एक तरीका चलाया है जिससे बच्चे जो 6 to 12th क्लास के अपेयर होने वाले एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो अच्छा है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ पर 10 जनवरी 2021 के अंदर जाके एग्ज़ाम होगा। जिस एग्ज़ाम के बिहाफ पर जिस बच्चे ने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा, जिस एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस आई,
हो सकता है कि उस बच्चे को 5 लाख रुपए का इनाम भी मिले। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना 1 रुपया भी नहीं देना है, आपको जस्ट इसका एक मुहिम का एक हिस्सा बनना है। बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट एनरोल करना पड़ेगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है जहां से आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप वहां से भी एनरोल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने फ़ोन में, अगर आपके पास मल्टीमीडिया फ़ोन है तो आपको अनअकैडमी का ऐप है वो डाउनलोड करना है। आपको अपनी क्लास या वो सीरीज़ या कौन से स्ट्रीम में है, कौन सा सब्जेक्ट दे रहे हैं, वो आपको करना है। देन फाइनली अपना गोल सेट करना है। तो दोस्तों हम जल्द ही आपको 10 तारीख को जैन में मिलेंगे। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर मान लीजिए कि आप बच्चे जितने भी जिनको ट्यूशन का एक्सेस नहीं हो पा रहा या मेरी वीडियोस के थ्रू थोड़ी बहुत हेल्प तो हो रही है लेकिन दूसरे सब्जेक्ट का हेल्प नहीं मिल पा रहा है, अकाउंट्स का, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उन सब का अगर हेल्प नहीं मिल पा रहा है तो आप कहीं ना कहीं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेके आपको 10% हमारे चैनल के थ्रू ऑफ मिल सकता है। मान लीजिए कि अगर आप ट्यूशन फीस दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, 400 रुपये 500 रुपये पर मंथ दे रहे हैं और महीने के आपके 3 4 5 6 10 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अनअकैडमी जो है वो चीज़ बहुत ही सस्ते में अवेल करवाएगी। और अगर आप हमारे कोड के थ्रू परचेज करेंगे तो आपको EPS 123 कोड इस्तेमाल करना है हमारे चैनल का, जिसके थ्रू आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये है कि फर्स्ट आपको बताना है कि जो 5 परमानेंट मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल के वो कौन कौन से सिंबॉलिक दे रखे हैं 1 2 3 4 5 करके। दोस्तों आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि UN जनरल सिक्योरिटी क्या थी। देखो आपने अच्छे तरीके से समझा था कि पूरे नेशन के अंदर 1945 के बाद कहीं ना कहीं देश में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और उसके बाद पूरी की पूरी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं महायुद्ध जैसी स्थिति थी जो कह सकता हूँ मैं 1990 के बाद टल गई थी। लेकिन देश के अंदर, दुनिया के अंदर टॉप मोस्ट सबसे पावरफुल कंट्रियों को तय करना था कि वो ऐसा क्या चीज़ बनाए जिससे आने वाले युद्ध रुक सके, देश में या पूरे विश्व में शांति कायम हो सके। तो उसमें उन्होंने क्या बनाया, UNO बनाया। और UNO जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं हम, इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम से भी जाना जाता है। और ये चलाए जाते हैं सभी कंट्रियों के साथ मिलके, लेकिन उनमें से सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ परमानेंट मेंबर होते हैं और कुछ नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिन्हें आप टेम्परेरी बोलते हैं। दोस्तों 5 होते हैं हमारे परमानेंट मेंबर जो कभी बदले नहीं जाएंगे, लेकिन अगले जो 15 होते हैं हमारे नॉन टेम्परेरी मेंबर वो हर 2 साल के लिए 3 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन वो बदलते रहते हैं। लेकिन 5 परमानेंट मेंबर है जो UNO को पूरी तरीके से डोमिनेंस करने की कोशिश करता है। तो उसी के हमें इस मैप के अंदर नाम बताने हैं। आपको तरीका याद रखना पड़ेगा शॉर्टकट में याद करने का। आप याद रख लेना F रेस, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं और आपको कंट्री का नाम याद हो जाएगा। F मतलब फ्रांस। तो देखो इस तरीके से मैं आपको सिंबॉलिक करने की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे F से मतलब ये फ्रांस दिख गया आपको, ठीक है ना। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको रशिया दिख गया, यानी कि R से रशिया। फिर ए से वैसे अमेरिका होगा, लेकिन हम यहाँ पे थर्ड नंबर पे देख पा रहे हैं E को, यानी कि इंग्लैंड, यानी कि यूनाइटेड किंगडम को। और उसके बाद फिर देख पा रहे हैं हम अमेरिका को, यानी कि USA। और C से हम देख पा रहे हैं चाइना को। तो इस तरीके से 5 ऐसी परमानेंट मेंबर कंट्री हैं जो आसानी से आपको मैप में फिल करने के लिए आएंगी, तो आप इन्हें फिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रशिया कंट्री सबसे बड़ी है तो अलग ही है। ब्रिटेन जो UK के नाम से जाना जाता है वो बिल्कुल अलग ही है। और यहाँ पे फिर ये फ्रांस है, आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है तो आपको USA दिखाई दे रहा है। और चाइना जो थी उसके बाद आई थी। देखो भारत बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि वो UN का मेंबर बने, UN का सदस्य बने, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही हैं। भारत बताने की कोशिश भी कर रहा है कि रीज़न क्यों है कि उसे परमानेंट मेंबर बनना चाहिए UNO का। वो आपने 6 चैप्टर में पहले भी पढ़ा होगा। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर बताना है लोकेट एंड लेबल द प्लेस पीस कीपिंग ऑपरेशन।
देखो पूरे विश्व के अंदर ना समय समय पर ना हमने पीस कीपिंग ऑपरेशन करे या कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ हुए थे। तो उसमें ABCD करके लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ABCD करके कंट्रियां दे रखी है। तो सबसे पहले साइप्रस हुआ था यहाँ पे, ये एक टर्की कंट्री है, इसके अंदर पूरी तरीके से ये एक संधि हुई थी जो पीस कीपिंग थी। फिर एक लेबनान करके जो कंट्री है उसके अंदर 1978 के अंदर हुई थी। उसके बाद सी है इजराइल कंट्री, उसके अंदर पीस कीपिंग ट्रीटी हुई थी। देन सूडान है 2005 में, वहाँ हुई थी। और 2006 में ईस्ट तिमोर है। तो दोस्तों ये वो सारी जगहें हैं जहाँ जहाँ पे आपने देखा था पीस कीपिंग। ये हो गया वर्ल्ड का मैप जहाँ पे शांति से रिलेटेड बातें करी जा रही थी। अब हम चलेंगे इंडिया की तरफ। इंडिया की तरफ कुछ ऐसे मैप है जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम बताते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और आपने क्या कहते हैं इसे देख के ऐसे ही चले गए, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके साथ कुछ ना कुछ सीन हो सकता है। हालांकि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करें, अगर वीडियो अच्छी लगती तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम इंडिया वाले मैप में। इसमें बताया है नेम एंड मार्क द ओरिजिनल स्टेट फॉर्म विच इज फॉलोइंग स्टेट वर कवर्ड आउट। आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 के टाइम पीरियड में, तो उस टाइम पीरियड में हमारे राज्यों की संख्या और साथ में यूनियन टेरिटरीज यानी कि यूटी यानी कि जिन्हें आप केंद्रीय शासित प्रदेश बोलते हैं, वो बहुत कम थे। तो उस टाइम पीरियड पे आप देख सकते हैं, ये पूछा गया है कि उन कंट्रियों के अंदर कौन कौन सी ये जो कंट्रियां हैं ये किस कंट्री के, या सॉरी ये जो स्टेट्स है ये किस स्टेट के हिस्से रहे होंगे। तो अगर गुजरात की बात कर ले तो गुजरात कभी बॉम्बे का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन गुजरात बाद में जाके आज़ाद हुआ। मेघालय की बात कर ले तो मेघालय कभी असम का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि पहले पूरा असम था, मेघालय बाद में आज़ाद हुआ। हरियाणा की बात कर ले तो हरियाणा कभी पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, बाद में हरियाणा आज़ाद हो गया। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और बाद में छत्तीसगढ़ बन गया। आप चाहें तो ये देख सकते हैं कि जब 1956 के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने भाषाओं के आधार पर राज्यों की मांग करने लग गए थे, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मद्रास अलग हुआ था और उसके बाद भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्य अलग होने लग गए थे। जैसे गुजरात भी अलग हुआ, हरियाणा भी अलग हुआ, यहाँ पे मेघालय भी अलग हुआ और यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ। समय समय की बात है, समय समय का बाप है, और इस वजह से यहाँ पे सीन हो रहा था, बहुत सारे स्टेट जो है अलग हो रहे थे। आप अब ना एट प्रेजेंट टाइम कमेंट हमें ये कर सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे अभी हमारे भारत के अंदर कितने राज्य हैं। मुझे पता है आप सभी 12th क्लास में, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं पता होगा कि कितने 12th के स्टूडेंट को पता है कि कितने राज्य हैं या कितने यूनियन टेरिटरीज है। कमेंट करिए और इतना ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि लोगों तक भी समझ में आए, लोगों तक ये बात पहुँचे कि भाई स्टेट जो है बदलते रहते हैं, भाषा के आधार पर लोगों की डिमांड बढ़ती रहती है ना। और प्रेजेंट टाइम जितनी अभी है स्टेट्स में भी शायद से फ्यूचर में और भी आगे बढ़ जाए, है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है नेम एंड मार्क द स्टेट विच इज इफेक्टेड बाय द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। देखो मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बोला था कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहे शब्द जो थे उससे हुआ ये कि उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा हिस्सा चाहिए जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होगी। तो देखो भारत तो आपको पता है 565 रियासतें हमारी भारत के अंदर थी, तो उन्होंने जैसे जैसे क्या करा, हमने एक कर लिया। लेकिन पार्टीशन की वजह से भारत के अंदर दो ऐसे राज्य थे, दो ऐसे स्टेट थे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो उसमें से नंबर 1 था पंजाब, क्योंकि पंजाब का अगर आप हिस्सा देखेंगे, ये वाला हिस्सा पंजाब का, तो ये वाला हिस्सा में ये वाला हिस्सा भी पंजाब का कभी हुआ करता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी इसलिए ये वाला हिस्सा पंजाब को मिल गया और ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा पाकिस्तान को मिल गया और ये वाला हिस्सा हिंदुस्तान को मिल गया। इसी वजह से पंजाब सबसे इफेक्ट हुआ। और दूसरा है हमारा वेस्ट बंगाल, जिसे आप पश्चिम बंगाल बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा। ये दो ऐसे राज्य थे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए थे। तो आपको मैप में फिल करने के लिए आ सकता है, आप देख सकते हो कैसे फिल हो रहा है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, कुछ 10-12 मैप उठाने, इन्हीं क्वेश्चंस को लिख लेना है और यही क्वेश्चंस पेपर के अंदर आएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं।
है ना। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट वर वंस यूनियन टेरिटरीज, मतलब आपको ऐसे राज्यों के नाम बताने हैं जो पहले कभी केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। एट प्रेजेंट टाइम हमारे केंद्र शासित प्रदेश अलग है, वो आपने कमेंट करना है, वो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। लेकिन पहले कभी वो स्टेट हुआ करते थे और यूनियन टेरिटरी, सॉरी स्टेट अब बन चुके हैं, पहले कभी यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, दैट मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। तो उसमें से नंबर 1 है दिल्ली। दिल्ली अब राज्य है, अब वो देश की राजधानी तो है लेकिन वो राज्य भी है। उसके साथ गोवा, गोवा अब एक स्टेट बन चुका है, इसी वजह से कभी यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, ठीक है ना। तो वैसे अभी भी यूनियन टेरिटरी दिल्ली तो है, लेकिन अभी भी वो राज्य अर्ध राज्य की संख्या में वो आती है। ओके, तो ये हो गया अबाउट द दिल्ली एंड गोवा। तो ये दो है भाई, से जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए कॉपी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द स्टेट विच सी राजगोपालाचार्य द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिलोंग टू। अगर आपको मैं बताने की कोशिश करूं कि जब 1947 के अंदर भारत के अंदर चुनाव नहीं थे, देश में प्रधानमंत्री नहीं था, राष्ट्रपति नहीं था, तो आखिरी जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो आपको पता है लॉर्ड माउंट बेटेन थे, है ना, लॉर्ड माउंट बेटेन। तो वो थे लॉर्ड माउंट बेटेन। लेकिन दोस्तों जब 1947 के अंदर हमने देश की आज़ादी पाली तो हमने उनके बाद देश के अंदर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनाए, लेकिन हमने पहला गवर्नर जनरल बनाया, वो भी इंडिया का था, वो थे हमारे सी राजगोपालाचार्य। और दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर वो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल हैं तो वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। दोस्तों वो हमारे तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, आपको ये अच्छी तरीके से समझना होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, द स्टेट वेयर द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड बाय EMS, AV रामास्वामिया जो है उनके द्वारा, सॉरी EMS के द्वारा जो है, ये नाम थोड़ा सा तमिल का साइड का बोल सकता हूँ मैं, अजीब सा है, थोड़ा बड़ा है, मुझसे रीड आउट नहीं करा जा रहा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आपको बताना है कि ऐसी कौन सी स्टेट थी जिसमें सबसे पहले, क्योंकि देखो 1947 के बाद एक ही पार्टी सबसे ज़्यादा फेमस थी और 1952 के इलेक्शन से लेके 1967 के इलेक्शन तक बहुत आसानी तक कांग्रेस सरकार ही सेंटर में रही थी बिना किसी दिक्कत के। लेकिन भारत के अंदर एक ऐसा पहला स्टेट बना था इनके द्वारा, EMS के द्वारा, जिन्होंने गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी, वो थी केरला के अंदर। ओके, केरला इज अ स्टेट जहाँ पे सबसे पहले नॉन कांग्रेस सरकार चली थी और आज भी वहाँ पे नॉन कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं है। ओके, अच्छा आपको बताना ये है कि केरला के अंदर जो सरकार बनाई गई थी उस पार्टी का नाम क्या था। ओके, और वो कौन से ईयर में बनी थी, ये ज़रूर फाइंड आउट करिए। ये एक MCQ का क्वेश्चन हो सकता है, पेपर के अंदर आने का चांस हो सकता है। अच्छा, दूसरे उसकी बात कर ले, द स्टेट टू विच राफी अहमद किदवाई द यूनियन मिनिस्टर फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर बिलोंग टू। भाई राफ़ी अहमद किदवाई जो है कोई यूनियन मिनिस्टर है फूड और एग्रीकल्चर के, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट विच फेस द मोस्ट एक्यूट फूड क्राइसिस इन दिस टाइम पीरियड। अगर आप देखें 1964 के अंदर हमारे नेहरू जी की डेथ हो गई थी, 1965 में हमारे इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और उसी टाइम पीरियड में 1966 में हमारे जय जवान जय किसान कहे जाने वाले नेता लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। 1967 के अंदर गठबंधन की सरकारें आई थी, तो इसीलिए 65 से 67 के बीच में एक ऐसा स्टेट था जिसको बहुत बड़ी मात्रा में फूड की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा था, वो स्टेट था हमारा बिहार जो है A नंबर पे। ओके, इसके ऊपर मैंने कार्टून वाली वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप कार्टून वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, द स्टेट विच लेड द कंट्री व्हाइट रेवोल्यूशन थ्रू द डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट। अगर आप देखें विश्व के अंदर श्वेत क्रांति चलाने वाले जनक जो थे वर्गीस कुरियन जी थे और व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत इन्हीं के द्वारा करी गई थी। और वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो सभी को पता है गुजराती है, बिजनेसमैन है और वो भाई
उसने ही सबसे पहले दूध क्रांति करी थी। यहाँ पर उन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से अगर हम अपनी कंट्री के अंदर जितने भी दूध बेचने वाले व्यक्ति हैं उन सब से दूध अगर इकट्ठा कर ले और पूरी कंट्री के अंदर डिस्प्यूट कर दे आसानी से, तो हमें बाहर से दूध परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो दिस इज़ कॉल्ड द वाइट रेवोल्यूशन। और दोस्तों ये 1970 के दशक के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई थी, क्योंकि 1960 के दशक में अगर आप देखेंगे तो उस समय पे ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जिसे आप हरित क्रांति बोलते हैं। 1970 के दशक में वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और लगभग 1990 तक आते आते आप देखेंगे बहुत सारे रेवोल्यूशन आए। येलो रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, बहुत सारे रेवोल्यूशन आए थे और उसका हमने चार्ट भी बना रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए और किसी भी चैप्टर के, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। जिस भी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए आप उस चैप्टर में उस वीडियो को ओपन करिए और आपको वहाँ नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके, नेक्स्ट अगर बात कर लें अब हम यहाँ पे, टू स्टेट वेयर द कांग्रेस वाज नॉट इन द पावर ऑफ सम पॉइंट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। देखो अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा स्टेट बताना है जहां पर कांग्रेस सरकार नहीं थी। कहां से लेके कहां तक? 1952 से लेके 67 तक। तो केरला तो उसमें से एक है, और केरला इसीलिए क्योंकि वहां पे EMS के द्वारा सबसे पहले नॉन कांग्रेस सरकार बनाई गई थी। दूसरा स्टेट कौन सा है? दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उस टाइम पीरियड पे दूसरी सरकारें चल रही थी, वहां पे भी कांग्रेस सरकार नहीं थी। फिर आपको दूसरे स्टेट और बताने जो 1952 से लेकर 67 के बीच में वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। तो ये तो बहुत आसान है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तो सभी को पता ही है कि ये स्टेट बहुत आसान है। आप मैप देख सकते हैं कि आपको 10-12 मैप भरने होंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसी के क्वेश्चन से आपको करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। इन्हीं क्वेश्चन को करके चले गए तो आपका आराम से पेपर के अंदर 5 में से 5 मार्क्स आने ही आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं हम। द स्टेट पॉन, यहाँ पे बता रखा है कि भाई फूड क्राइसिस जो हुई थी उस टाइम पीरियड पे, है ना, प्रॉन की, तो वहाँ पे उस टाइम पीरियड पे खाने के लिए इंडिपेंडेंस डे था, लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि फूड क्राइसिस हुए थे वो हमने पहले ही देख लिया था कि भाई बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे पहले फूड क्राइसिस हुई थी, ये हमने पिछले मैप में भर लिया। दूसरा क्वेश्चन है द स्टेट अडॉप्ट डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन का इस्तेमाल करा, जिसे हम बोलते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना। ये चीज़ हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अपनानी पड़ी, तो पहला स्टेट बना था केरला। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसा स्टेट का नाम बताना जिसने प्रोटेस्ट करा अगेंस्ट पोस्को के। पोस्को एक तरीके का मैं बोल सकता हूँ प्रोटेक्शन ऑफ यहाँ पे मतलब चिल्ड्रंस के लिए था, ऑफ सेक्सुअल चिल्ड्रन ऑफेंस एक्ट था कोई। ये स्पेशली दोस्तों उस टाइम पीरियड पे अगर आप देखेंगे उड़ीसा के अंदर वहाँ की औरतों ने, वहाँ के मर्दों ने, वहाँ के बच्चों ने वहाँ की सरकार के खिलाफ पोस्को एक्ट के विरुद्ध में कहीं ना कहीं कानून ना लाने की मुहिम छेड़ी थी। चौथा क्वेश्चन है व्हाइट रेवोल्यूशन कौन से प्लेस में हुआ था। ये क्वेश्चन अभी आया था, गुजरात के अंदर हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन पेपर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको ऐसा स्टेट बताना है जहाँ पे एंटी अटैक मूवमेंट स्टार्टेड इन अक्टूबर 1992 के अंदर। अगर आप देखें ताड़ी विरोधी मूवमेंट जो था उस टाइम पीरियड पर आंध्र प्रदेश के अंदर इस्तेमाल किया गया था महिलाओं के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे होता क्या था कि जो महिलाएं थी वो बेचारी घर का काम करती थी, हस्बैंड लोग ताड़ी पी के मस्त रहते थे और वो काम पे फोकस नहीं करते थे, बच्चों की पढ़ाई हो गया, घर की सिस्टम हो गया, उन सब के लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि महिलाओं को दिक्कत होती थी और पुरुष लोग अपना पी पा के मस्त रहते थे। तो इसीलिए ये मूवमेंट चलाया गया था आंध्र प्रदेश के अंदर 1992 के दौरान। दूसरा क्वेश्चन है दलित पैंथर क्या है दोस्तों। दलित पैंथर कौन से स्टेट में आया था सबसे पहले, तो दोस्तों ये आया था हमारा महाराष्ट्र में। दलित युवाओं ने, जो दलित बच्चे थे, उन लोगों ने उस टाइम पीरियड पे मैं बोल सकता हूँ कि समाज को, अपने दलित समाज को उठाने के लिए जो बेचारी एजुकेशन है, जॉब्स है, इन सब में जो उनका निचला दर्जा है उनको अच्छी तरीके से दिलाने के लिए यहाँ पे दलित पैंथर एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। चिपकू मूवमेंट कौन से स्टेट से रिलेटेड है दोस्तों, तो वो है हमारे उत्तराखंड से। उत्तराखंड से इससे रिलेट करता है ये क्योंकि 1990 के दशक के टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में स्पोर्ट्स की चीज़ों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा था। तो लोगों ने सबसे पहले वहाँ पे
गले लग के महिलाओं ने पेड़ के और अपने पेड़ों को बचाया। इस मूवमेंट को ही चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उत्तराखंड के अंदर एक लेडी थी जो इस मूवमेंट की, मैं बोल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा फेमस थी और उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था। वो कौन थी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपकी बुक के अंदर भी, नहीं तो हमें कमेंट करिए विकिपीडिया से सर्च करके। दूसरा क्वेश्चन, द स्टेट एसोसिएटेड विद नर्मदा बचाओ आंदोलन। ऐसे आपको राज्यों के नाम बताने हैं जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड है। तो पहला है गुजरात और दूसरा है मध्य प्रदेश। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डैम बनाया जा रहा था नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे, आसपास के लोग डिस्प्लेस्ड हो रहे थे। बहुत से लोगों को अपनी जगहों को छोड़ना पड़ गया था और इसके ऊपर छोटे और मिडल और बड़े डैम्स बनाए जाने थे, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार तो मिल रहा था लेकिन बहुत सारी हानियां भी हो रही थी। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब विरोध में रहा था और मेघा पाटेकर जो थी, आमिर खान थे, बाबा आमटे थे, बहुत से लोगों ने इसका विरोध करा था उस टाइम पीरियड पे, इसलिए इसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द मैप इन दिस वीडियो। और आपने भाई ये भी ख़त्म कर लिया है। आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिए।